हेलो स्टूडेंट, आज 29 सितंबर 2020 को हमारा आज का टॉपिक है जीएसटी में केलकर शाह मॉडल ऑफ जीएसटी। ठीक है, केलकर शाह मॉडल ऑफ जीएसटी जो हमारी इंडिया का जो मॉडल है जीएसटी का वो है केलकर शाह मॉडल। इसका नाम केलकर शाह मॉडल क्यों पड़ा है? क्योंकि विजय केलकर, डॉक्टर विजय केलकर उस टाइम पे इस जो इनकी कमेटी थी केलकर शाह कमेटी, उसके प्रेसिडेंट थे और ये बनाई गई थी सितंबर 2002 में। ठीक है, इस टाइम पे इन्होंने विजय केलकर और अजय शाह नाम था उसका, दो बंदे थे। केलकर और शाह अलग अलग है। ठीक है, केलकर विजय केलकर हो गया और वो शाह जो है जिनके साथ मिलके इन्होंने इस मॉडल को तैयार किया जीएसटी का। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट कौन थे? विजय केलकर थे। ठीक है, और सितंबर 2002 में ये जो है ये कमेटी बनाई गई और इन्होंने ये केलकर शाह मॉडल को तैयार किया। तो दिस मॉडल ऑफ अ यूनिफाइड गुड्स एंड सर्विस टैक्स is based on a grand bargain to merge central excise service tax and state VAT into GST। तो ये मॉडल उस टाइम पे तैयार किया गया था, जो ये हमारा केलकर शाह मॉडल ऑफ जीएसटी है। इस मॉडल में उस टाइम पे क्या क्या है कि यूनिफाइड था। ठीक है, ये जीएसटी था यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स था और किसके ऊपर बेस्ड था? कि इस चीज के ऊपर बेस्ड था कि भाई जो हमारी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, स्टेट वैट है, वो सारे के सारे जीएसटी में मर्ज हो जाएं। इसका बेस ये था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को बना दिया जाए। ठीक है, तो इसके अंडर में 2 डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्स आर टू बी लेविड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट। और उस टाइम पे क्या था, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि भाई जो जीएसटी है उसके 2 डिफरेंट रेट्स हों और जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई। ठीक है बेटा, तो जो हमारा जीएसटी है, इस जीएसटी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं। जैसे कनाडा में अलग मॉडल है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, फ्रांस में अलग है, जापान में अलग है। मतलब डिफरेंट टाइप्स की जो कंट्रीज हैं उन्होंने जिस जीएसटी मॉडल को अपना रखा है, अडॉप्ट कर रखा है, वो सारा के सारे अलग अलग हैं। तो हमारी इंडिया का जो मॉडल है जिसको हम ड्यूअल सिस्टम ऑफ जीएसटी कहते हैं, वो केलकर शाह मॉडल के ऊपर बेस्ड है। तो सन 2002 में देखो, उस टाइम पे जीएसटी मॉडल के लिए जो है कमेटी की स्थापना की गई थी और उसके बाद डॉक्टर विजय केलकर ने और उनका जो साथी था शाह, उसने जो है दोनों के मिलकर अपनी रिकमेंडेशन दी। उसके बेस्ड पर भी बनते 2017 में जीएसटी एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में करवा रही हूँ। अच्छा, अगला हमारा चैप्टर नंबर 4 आता है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ठीक है, क्योंकि जीएसटी है, टैक्स है, हर एक बिजनेसमैन को भरना बहुत जरूरी है, इसलिए रजिस्ट्रेशन होनी भी जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप जीएसटी का फॉर्म नहीं भर सकते हो, जीएसटी रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स टू रजिस्टर फॉर जीएसटी, यानी कि जीएसटी की रिक्वायरमेंट किस किस के लिए है? तो इट इज मैंडेटरी एनुअल, ये उनके लिए, उन पर्सन के लिए, उन बिजनेसमैन के लिए बहुत मैंडेटरी है, वो नेसेसरी है जिनकी एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपीज से अबव है। अबव तो है लेकिन इंट्रा स्टेट बिजनेस है उनका। इंट्रा स्टेट का मतलब एक ही स्टेट के अंदर है, विद इन 1 स्टेट, एंड उनका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, तो उस पर्सन को, उस बिजनेसमैन को, उस असेसी को रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी होगा। ठीक है, तो ये तो हमारी थ्रेश होल्ड लिमिट क्या है, इसको हम थ्रेश होल्ड लिमिट भी कहते हैं 20 लाख की। इफ बिजनेस इज लोकेटेड इन एनी ऑफ द लिस्टेड स्पेशल स्टेट्स। ठीक है, जो ऊपर वाला एनुअल टर्नओवर 20 लाख है, ये कुछ स्पेशल टाइप के स्टेट्स हैं, उनको छोड़कर बाकी स्टेट्स में है। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के स्टेट्स जीएसटी के अंडर में स्पेसिफाई किए गए हैं, जैसे असम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और काफी सारे ऐसे हिली एरियाज हैं, हिली स्टेट्स हैं। ठीक है, अगर वहां पे बिजनेस हमारा वहां पे है, इन स्पेसिफाइड स्टेट्स में है,
तो जिनका एनुअल टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है, अबाउट 10 लाख है, तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी होगा। उसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट क्या आती है, इफ यू ओन एन ई कॉमर्स बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस कैसा है, आपका बिजनेस ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का है, ठीक है, ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का है। तो मतलब कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो और आपका बिजनेस इसी काम का है कि भी आप बाकी पर्सन्स के, बाकी बिजनेसमैन को एक पोर्टल आप जो है प्रोवाइड करवाते हो जिससे कि वो अपने जीएसटी रिटर्न फाइल कर सके, तो भी आपको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं बाकी एसएससी के टैक्स रिलेटेड, ठीक है। तो इफ यू ओन एन इंटरस्टेट बिजनेस, दूसरा है कि अगर आपका बिजनेस इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एक यूटी से दूसरे यूटी में, एक यूटी से दूसरे स्टेट में, और एक स्टेट से दूसरे यूटी में अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको रिक्वायरमेंट है कि आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मस्ट करोगे, ठीक है। फिर इफ यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। व्हाट इज रिवर्स चार्ज? देखो बेटा, वैसे जीएसटी में मेन चीज क्या है कि मेन प्रोसेस क्या है कि जिस पर्सन ने सेल किया है या सप्लाई किया है उस पर्सन को ही टैक्स भरना जरूरी है जीएसटी का, वो लायबल है। लेकिन अगर जिस पर्सन के पास, जैसे जो पर्सन किसका सप्लाई कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई कर रहा है, अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, लेकिन जो पर्सन उस सप्लाई को ले रहा है, खरीद रहा है, यानी परचेजर, बायर, ठीक है, अगर बायर किसी ऐसे सप्लायर से गुड्स को सप्लाई कर रहा है या उसकी सर्विसेज ले रहा है जो पर्सन खुद रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो ऐसे पर्सन को जो है रजिस्ट्रेशन करवाना मस्ट है। और टैक्स कौन पे करेगा? वो पर्सन करेगा। कौन? जो पर्सन सर्विसेज ले रहा है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज, ठीक है। उसके बाद है इफ यू आर नॉन रेजिडेंट लायबल टू पे टैक्स प्रोड्यूसिंग टैक्सेबल सप्लाई। उसके बाद एक चीज और है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट पर्सन हो, यानी कि एक एनआरआई हो, लेकिन इंडिया में आपकी सप्लाई जो होनी वो टैक्सेबल है, मतलब वो आप ऐसी गुड्स को सप्लाई कर रहे हो जो टैक्सेबल है, जिनके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है, जिनके ऊपर टैक्स लगता है, तो ऐसे एनआरआई पर्सन को, नॉन रेजिडेंट पर्सन को भी टैक्स पे करना बहुत जरूरी है। सॉरी, टैक्स पे करना नहीं, रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। ये सारी जितनी रिक्वायरमेंट मैंने समझाई है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए है कि किन कंडीशंस में रजिस्ट्री करवानी मैंडेटरी है, ठीक है। ये आपकी बुक में भी है, एक बार आप अच्छे से इसको पढ़ भी लोगे। उसके बाद है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है बेटा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब वो पर्सन जिनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वो पर्सन कौन से मैं अब आपको आगे बताऊंगी। तो पहले आप ये समझो कि व्हाट इज वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। तो अ पर्सन दो नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड मे गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड वॉलंटरीली and all provisions of this act as are applicable to a registered taxable person shall apply to such person under GST Act। तो कहता है कि एक पर्सन जो बेशक जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख से अबव नहीं है या 10 लाख से अबव नहीं है, तो ऐसे पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी अगर वो चाहे तो अपनी इच्छा से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और इस एक्ट के अंडर में जितने भी प्रोविजन, जितने भी बेनिफिट्स रजिस्टर्ड पर्सन को मिलते हैं, वही वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन को भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये अब तुम सोचोगे कि भाई जब रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है ही नहीं इस पर्सन के लिए, तो ये करवा क्यों रहा है? ये इसलिए करवा रहा है क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आईटीसी नहीं मिलता, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उस एसएससी को नहीं मिल सकता। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या था? कल सब परसों के वीडियो मैंने आपको समझाया था। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि जब एक पर्सन ने अपनी इनपुट्स पे, एक मैन्युफैक्चरर ने अपने इनपुट्स पे, इनपुट का मतलब अपने रॉ मटेरियल परचेज करते टाइम अगर उसने जीएसटी पे कर दिया है,
तो जब वो उन्हीं गुड्स को फिनिश गुड्स में चेंज करने के बाद सेल्स उनकी करेगा तो सेल के टाइम पे भी उसको आउटपुट जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जितना उसका आउटपुट जीएसटी बनता है उसमें से वो अपना इनपुट जीएसटी एडजस्ट करने के बाद बैलेंस पे वो अपना जीएसटी पे करेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये कहा जाता है कि इस पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी मिल गई है। तो लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी लेने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, चाहे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाएं चाहे वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाएं। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा है अब है बेटा पर्सन्स नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे पर्सन जिनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है, तो वो कौन कौन से पर्सन होते हैं ये देखो। पर्सन्स नॉट लायबल टू पे टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ऐसे पर्सन जिनके रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। तो एनी पर्सन एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। तो ऐसे पर्सन जो जिनका बिजनेस स्पेशली उन गुड्स एंड सर्विस टैक्स को उन गुड्स और उन सर्विसेज की सप्लाई करना है दैट आर नॉट लायबल टू टैक्स, जो कि टैक्स के लिए लायबल नहीं है, दैट आर होलली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर जीएसटी, या फिर वो लायबल तो है लेकिन एग्जेम्पशन को मिल जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। उसके बाद है एन एग्रीकल्चरिस्ट, और एक ऐसा पर्सन जिसका काम क्या है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरिस्ट है, खेती बाड़ी का काम है। ठीक है, तो इन तीन टाइप के पर्सन्स को रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं है। और वो 3 पर्सन कौन से हैं? ऐसे पर्सन जो स्पेशली उन गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई में इंगेज्ड हैं, जो गुड्स एंड सप्लाई जो है टैक्स के लिए लायबल नहीं है। दूसरा, अगर कोई पर्सन ऐसी गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई में एंगेज है जो होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं, यानी कि जिनके ऊपर टैक्स बिल्कुल भी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, और तीसरा कौन, जो एक एग्रीकल्चरिस्ट है। ठीक है, अगर उसका काम एग्रीकल्चर का है तो भी वो जीएसटी के लिए लायबल नहीं है। तो ये वो पर्सन थे दैट आर नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब अगला हमारा आता है, अगला टॉपिक है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी कि जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है फिर भी उनके रजिस्ट्रेशन जो है कंपल्सरी है। ये जीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 24 इसके बारे में हमको स्टेट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट है पर्सन्स मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई। ऐसे पर्सन जिनकी टैक्सेबल सप्लाई इंटरस्टेट है, मतलब चाहे उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख को क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही है, या स्पेसिफाइड स्टेट्स में अगर उनका थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख को क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ अगर वो पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, एक यूटी से दूसरी यूटी में या एक स्टेट से दूसरी स्टेट यूटी में अगर वो सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे पर्सन को रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो उसके बाद है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अच्छा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? ऐसे पर्सन जो कि टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं बट वो कैजुअल हैं। कैजुअल का मतलब उनका कोई एक फिक्स प्लेस नहीं है कि किस प्लेस पर वो जो है बिजनेस करते हैं, कभी इस स्टेट में, कभी उस स्टेट में, कभी इस यूटी में, कभी उस यूटी में। ठीक है, तो उनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता। ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो अगर हमारा ऐसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो भी वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना उसके लिए जरूरी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा आता है पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ये वही चीज आ गई कि ऐसे पर्सन जिनके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि अगर वो रिवर्स चार्ज के अंडर में टैक्स पे कर रहे हैं तो रिवर्स चार्ज पे भी टैक्स वही पे कर सकता है जो कंपल्सरीली गेट रजिस्टर्ड हो। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये वही चीज आ गई एनआरआई। अगर कोई पर्सन इंडिया का नॉन रेजिडेंट है बट वो इंडिया में आके टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है तो भी उसको जीएसटी पे करना मस्ट है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स और कलेक्ट टैक्सेस सोर्सेस। ठीक है, ऐसे पर्सन्स जिनके लिए टीडीएस
कलेक्ट करना या TDS डिडक्ट करना बहुत जरूरी है, तो उन पर्सन्स को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होगा। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ये वही पर्सन आ गए कि ऐसे पर्सन जिनका काम क्या है, उनका बिजनेस क्या है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं? जो डिफरेंट टाइप के बिजनेसमैन को या SSC को एक पोर्टल प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो अपना GST ऑनलाइन पेमेंट कर सकें। ठीक है, अगर ऐसा इनका बिजनेस है तो इस पर्सन को भी, इस ऑपरेटर को भी पहले कंपल्सरी रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। फिर है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, उसके बाद क्या है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब जो पर्सन इनपुट सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, उसको भी पहले रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगला हमारा पॉइंट आता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो GST की रिटर्न फाइल करने के लिए या रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल, तो मैंने ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है। एक तो इंडिविजुअल पर्सन के लिए और दूसरा LLP कंपनीज वगैरह के लिए। ठीक है, तो देखो कौन कौन से पर्सन होते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल आपको बताइए कौन है? मेल, फीमेल, इसमें कोई भी पर्सन आ जाता है, चाहे वो माइनर है चाहे मेजर है। उन सभी पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो पहला है, अगर पर्सन हमारा SSC हमारा इंडिविजुअल है तो सबसे पहले उसका पैन कार्ड चाहिए हमको। ठीक है, सेकंड नंबर पे उसका आधार कार्ड चाहिए। थर्ड नंबर पे पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए उसकी। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस प्रूफ चाहिए, मतलब उसका जो ऑफिस है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो उसका प्रूफ क्या है। तो उसके लिए कॉपी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, लैंडलाइन फोन बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट्स। ठीक है, इतनी चीजें हमको उसके रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए चाहिए, क्योंकि ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई जिस ऑफिस, जिस बिजनेस का वो GST पे कर रहा है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सही है या नहीं है। उसको सर्टिफाई करने के लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, वाटर बिल की कॉपी, लैंडलाइन फोन बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ये सभी चीजें चाहिए उसको। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा बैंक अकाउंट की डिटेल। उस पर्सन की बैंक अकाउंट की डिटेल हमको चाहिए। बैंक के लिए कॉपी ऑफ द कैंसिल्ड चेक फ्रॉम फ्रंट पेज ऑफ पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट के लिए जो, अगर उनके पास कोई कैंसिल्ड चेक पड़े हैं, कभी कभी चेक्स ऐसे होते हैं जो कैंसिल हो जाते हैं, तो उन कैंसिल्ड चेक की एक कॉपी चाहिए, पासबुक का फ्रंट पेज चाहिए, बैंक स्टेटमेंट का फ्रंट पेज चाहिए। इतनी चीजें हमको चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर है डॉक्यूमेंट्स ऑफ पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप फर्म है, LLP वगैरह है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स ऑफ पार्टनर के डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और एड्रेस प्रूफ ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप डीड, पैन कार्ड ऑफ फर्म, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस प्रूफ, कॉपी ऑफ बिल वगैरह, वाटर बिल, लैंडलाइन फोन बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट वगैरह सभी कुछ चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज का आपका ये जो हमारा आज की क्लास है, मैं आपको इतना ही आज करवाना चाहूंगी, क्योंकि कल मैंने आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करवानी है। ठीक है, और सभी जितने भी बच्चे हैं, ये इस सभी जितने भी नोट्स हमारे बने हुए हैं, उसकी आपने जो है नोट्स तैयार करने हैं। मैं एक दिन जूम क्लास लगा के आपके सारी को चेक करूंगी। ठीक है, बाकी मैं तो कल करवाती हूँ बेटा।